नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रकृति भाव संधि। तो इसके पहले हम क्या पढ़े थे? इसके पहले हम पूर्व रूप संधि पढ़े थे। एक नज़र डालते हैं कि पूर्व रूप संधि में हम क्या पढ़े थे। तो पूर्व रूप संधि क्या था कि किसी अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा धातु आए जिस धातु का प्रथम अक्षर ए या ओ हो, तभी वहाँ क्या होता था, पररूप संधि की सिद्धि होती थी। देखिए हमने क्या देखा था कि अ अगर हो और इसके बाद ए या ओ आए, वो भी कैसे होने चाहिए, अ और ए और ओ, ये उपसर्ग का अंतिम वर्ण होना चाहिए और ये धातु का प्रथम वर्ण होना चाहिए, तभी क्या होता है, वहाँ पररूप संधि की सिद्धि होती है। इसका उदाहरण देखे थे हम कि प्र प्लस एजते। तो देखिए प्र क्या है, एक उपसर्ग है जिससे हमको क्या मिल गया, अ मिल गया, और एजते एक धातु है जिसका प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो इन दोनों का जब मेल होगा, ये दोनों जब संधि करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पररूप संधि हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर और पढ़ते हैं प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव संधि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि जहाँ संहिता ना हो, ऐसे पद जहाँ संहिता ना हो, जैसे हो वैसे ही लिखे जाएं, जिसका संधि ना हो, जिसमें विकृति ना हो, वही होता है प्रकृति भाव संधि। अब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ईदु द्वेद द्विवचनम प्रगृहम। तो अगर ईदु द्वेद द्विवचनम का हम विन्यास करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, इत ऊत एत और द्विवचन, ये क्या होंगे, ईदु द्वेद द्विवचनम से हमको मिलेंगे। और प्रगृहम का क्या अर्थ होगा? प्रगृहम का अर्थ होता है कि ऐसी संज्ञाएं जो उसी स्थिति में लिया जाए जिसमें वो रहती हैं, अर्थात दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ए, ये जो तीनों हैं द्विवचन, अगर कोई धातु द्विवचन का है उसके अंत में ये तीनों आते हैं तो उनमें क्या होता है, कोई भी संधि नहीं होती है, वही होता है प्रगृहम, जैसे कि तैसे लिख दिया जाता है। अब इसका देखिए, इसका क्या मतलब है, प्लुत प्रगृह और अच का, इनका क्या मतलब है? तो यहाँ देखिए कि लिखा गया है प्लुत और प्रगृह, इन दोनों का जब अच से संधि कराई जाती है, अच का मतलब सभी स्वर आ जाते हैं कि कोई भी स्वर हो, प्लुत के बाद कोई स्वर आए या प्रगृह वर्ण के बाद कोई स्वर आए, तो इन दोनों का क्या होता है, प्रकृति भाव संधि होती है, वहाँ कोई भी संधि नहीं होती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि प्रकृति भाव का अर्थ है कि कोई भी संधि न होना, ज्यों का त्यों लिखना, अर्थात विकृति उत्पन्न ना होना, जैसे कि तैसे ही लिखा जाना। अब इसका जो हम सूत्र देखें उसका अर्थ समझते हैं। परिभाषा क्या बन सकती है कि जब पूर्व पद में द्विवचनांत हो और उसके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए में से कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, आगे उसके कोई भी अच वर्ण क्यों ना हो, अर्थात ई उ ए, इन तीनों के बाद अगर उत्तर पद में कोई भी स्वर क्यों ना हो, कोई स्वर वर्ण क्यों ना हो, वहाँ विकृति उत्पन्न ही नहीं होती, कोई संधि ही नहीं होती। अब ऐसे में ही क्या होता है, प्रकृति भाव का, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अब अगर द्विवचन का उदाहरण देखें तो आप देखेंगे हरि, विष्णु, ये सभी क्या है, ये रमे, ये सभी द्विवचन में हैं। आप देखेंगे कि हरि का एक वचन क्या होता है, रूप शब्द रूप क्या होता है, हरि होता है, विष्णु का विष्णु होता है। तो इन सभी को क्या कहा गया है, इन सभी का द्वितीय वचन लिया गया है, जो द्विवचन है उसको लिया गया और उनसे जब संधि कराई गई है किसी भी वर्ण की तो वहाँ कोई संधि नहीं हुई है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो द्विवचन है, ये जो शब्द रूप या धातु रूप के द्विवचन हैं, इनके बाद कोई इनका क्यों ना सवर्ण ही हो। अगर जैसे यहाँ अगर हरि का किसी भी स्वर के साथ मिलाते हैं, ई से ही ले लेते हैं, इमो होता है, हरि प्लस इमो, तो इनका यहाँ सवर्ण दिख रहा है ना, इस तरह से तो ये दीर्घ संधि हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति भाव संधि में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी अगर धातु है, धातु रूप है, कोई शब्द रूप है, कोई सर्वनाम रूप है, अगर वो द्विवचन के हैं और उनके बाद उनका सवर्ण क्यों ही ना आता हो, तो उनका क्या होगा, प्रकृति भाव संधि होगा, अर्थात कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी, उनका संहिता ही नहीं होगा, उनकी संधि नहीं होगी। तो क्या समझे आप कि कहीं भी चाहे शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, चाहे सर्वनाम रूप हो, अगर द्विवचन में दीर्घ ई अंत में मिले या फिर दीर्घ उ मिले या ए मिले, तो उसके बाद कोई भी स्वर आए या कोई विकृति नहीं होती है, कोई अचवड़ आए तो वहाँ कोई विकृति नहीं होती है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, संधि नहीं होता है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम प्रकृति भाव संधि को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हरि प्लस इमऊ। अब हरि में देखिए, हरि जो है वो द्विवचन है, हरि का एक वचन क्या है, हरि है, और इसका द्विवचन है हरि। इसमें दीर्घ ई है ना, इसमें अगर अलग करेंगे इसका अगर वर्ण विन्यास करते हैं तो यह ई को अलग करेंगे यहाँ से। अब ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो दीर्घ हो सकता है क्योंकि ई का सवर्ण है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, प्रकृति भाव संधि में क्या कहा गया है कि कोई धातु रूप का द्विवचन का संज्ञा आए तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, कोई संधि नहीं होगी। तो यहाँ क्या आया है, इमऊ आया है। देखिए ई के बाद क्या है, दीर्घ ई के बाद ई आया है, इसका सवर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है, इसका क्या हो जाएगा, संधि। तो इसको क्या हो जाएगा, ज्यों कि त्यों ऐसे ही दोनों को लिख दिया जाएगा। ये बहुत ही आसान है आपके लिए कि इसमें कोई भी संधि नहीं करना, बस पहचानना आपको होगा थोड़ा कि हाँ आप कौन सा ये द्विवचन है, आपको धातु रूप, शब्द रूप ये सभी तैयार होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कौन सा वर्ड है, कौन सा धातु रूप है। अब अगला देखिए क्या लिखा है, भानु प्लस इमऊ। अब भानु में क्या है, ऊ है, देखिए दीर्घ ऊ है, ऊ और ई ये दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भानु इमऊ। अब इसी प्रकार क्या है, गंगे प्लस अमू। अब गंगे में देखिए ए है ना, देखिए इसमें ई था, इसमें दीर्घ ऊ था और इसमें ए है। अब इन दोनों को मिलाएंगे फिर भी कोई भी संधि नहीं हो रही है, कोई विकार नहीं हो रहा है, तो ज्यों कि त्यों इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब ये देखिए उदाहरण क्या है, विष्णु प्लस इमऊ। इसमें भी वही है, ये विष्णु क्या है, ये द्विवचन है, ये द्वितीय वचन है किसका, विष्णु का। इसका एक वचन क्या होता है, रूप का विष्णु होता है ना। देखिए तो यहाँ भी क्या लिखा गया है, ऐसे ही उतार लिया गया है, सेम ऐसे ही लिख दिया गया है दोनों को। और ये देखिए क्या है, पचेते प्लस इमऊ। यहाँ भी ए मिल रहा है आपको अंत में, और क्या है, ये द्विवचन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। तो आपने प्रकृति भाव संधि का उदाहरण देखा, इनमें कुछ अपवाद आते हैं, स्वर संधि में कुछ अपवाद संधियाँ आती हैं। तो देखिए अपवाद में क्या है, स्व प्लस इरम। अब अगर इसको आप वैसे बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कौन सा हो जाएगा, अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा। अब इसका बताइए कौन सी संधि है, ये बताइए कि कौन सी संधि है। अगर आप गुण संधि बनाए तो अ और ई मिला के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये अपवाद है और यहाँ वृद्धि संधि होगी। यहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वैरम हो जाएगा, यहाँ आय हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगी। स्व प्लस इरड़ी, यहाँ भी वही है, आप देखेंगे कि ई है और अ है, इन दोनों का जब संधि होगा तो क्या हो जाएगा, स्वैरिड़ी। ये सब अपवाद हैं, आपको दिखने में अगर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं
तो आप अगर इन वर्डों को नहीं जानते रहेंगे, इन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं जानेंगे, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वृद्धि संधि हो जाएगी। ये सभी किसके, वृद्धि के उदाहरण हैं। तो देखिए अगला क्या है, अच्छ प्लस उहड़ी। तो आप अगर इसका संधि बनाएंगे तो अ इससे निकालेंगे और उ, ये दोनों मिलकर क्या होंगे, ये दोनों की जब संधि बनती है तो ये कौन सी संधि होती है, तो आप कहेंगे कि ये गुण संधि होती है। लेकिन अगर गुण संधि बनाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छोहिड़ी हो जाएगा ना, यहाँ छो हो जाएगा, अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अ हो रहा है। क्यों, क्योंकि संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में अच्छोहिड़ी कोई शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या किया गया, अच्छौहिड़ी कहा गया है और इसको गुण संधि न बताकर वृद्धि संधि बताई गई है। और अगला क्या है, सुख प्लस रीत है। तो इसमें आप देखेंगे अ है और री, तो अ और री जब मिलता है तो क्या होता है, अ और री जब मिलता है तो क्या होता है, अर होता है ना। अ और री जब मिलता है तो अर होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आर हो रहा है, यहाँ आर होगा, इसलिए यहाँ इसकी संधि क्या हो जाएगी, सुखार्त है। और यहाँ गुण न हो करके यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, और यहाँ अर के जगह पे आर हो रहा है, इसलिए गुण न हो करके वृद्धि संधि हो जाएगी। कुछ और उदाहरण हैं, देखिए इसी प्रकार है, गो प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, ये गवेंद्र हो जाएगा, इसकी संधि होगी गवेंद्र। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम व्यंजन संधि लेकर, और व्यंजन संधि को एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं व्यंजन संधि, कितने होते हैं। धन्यवाद।